जल्दी करो। पहला बताओ, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? है? हाँ, तब आएगा डी वाला आएगा, सी वाला आएगा, क्या आएगा? डी आएगा। चलो दूसरा बताओ। है? ए आएगा। आप बताओ जी। आप बताओ। मास ऑफ कंडक्टर मास के ऊपर निर्भर नहीं करता है। पढ़े लिखे नहीं हो लग रहा है ना? कैसे मास पढ़े थे क्या अभी? एक भी बार थर्मल कंडक्टिविटी तो मास ऑफ द कंडक्टर आएगा। पढ़े नहीं हो लग रहा है। होमवर्क में डाल रहा हूँ, घर में करना अच्छे से बैठ के सबको। चलो इसको तो बताओ, एकदम सिंपल है। इसका आंसर आएगा सी, प्लेटिनम ब्लैक बॉडी। 10वां बता दो चलो, इसको तो कराया भी हूं। ब्लैक बॉडी होता है, उसके लिए इमर्सिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो क्या होता है? सी। क्यों? हाँ ठीक। चलो बाकी को करना। चलो इसको तो मिलाओ सही जोड़ी। सही जोड़ी मिला ही दिया हूं क्या मैं? बताओ चौथा बताओ। स्टीफन्स लॉ, टी की पावर 4। ठीक। किरचॉफ लॉ, सी क्या बोलता था? दोनों का रेशियो याद आ रहा है? ठीक। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अभी बनाया हूं। थीटा 1 माइनस थीटा 2, कहाँ जहां दिख जाए उसको लगा देना। बताओ। चलो वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ, फर्स्ट वाला। और ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसको देखना घर जाके। इसको दे रहा हूं होमवर्क। ठीक है। चलो इसको बताओ तो 11वां को। ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है 11। बताओ 11। एक गोला दिया है, एक क्यूब दिया है, एक प्लेट दिया है, सर्कुलर प्लेट। ऑल ऑफ द मटेरियल सेम है ना? मटेरियल सेम है, मास भी सेम है। कौन सा जल्दी ठंडा होगा? कौन सा जल्दी ठंडा होगा जी? क्यों? हाँ, प्लेट का एरिया ज्यादा है तो प्लेट पहले ठंडा होगा। तो ऑप्शन ए आएगा कि सी आएगा, ये बताओ। क्यूब स्लोएस्ट ठंडा होगा कि स्पीयर? प्लेट हुआ वो ऐसे बना, ठीक है। स्पीयर बना, क्यूब बना वो ऐसे बना, ठीक है। और गोला बना वो ऐसे बना, गोला। कौन सा आएगा? सी। क्यों? क्यूब पहले ठंडा होगा कि स्पीयर? गोला पहले ठंडा होगा? गड़बड़ कर रहे हैं ना भाई। गोला का एरिया सबसे कम होता है, स्पीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है।
जिसका सरफेस एरिया ज्यादा वो जल्दी ठंडा होगा। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है तीनों में? प्लेट का, इसलिए प्लेट ठंडा होगा। उसके बाद किसका है? क्यूब का, तो क्यूब ठंडा होगा। और सबसे कम सरफेस एरिया किसका है? गोले का, इसीलिए गोला सबसे लास्ट में ठंडा होगा। पानी की बूंद किस आकार की होती है? गोलाकार की होती है। पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है। ये सब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपना सरफेस एरिया क्या करना चाहते हैं? कम रखना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या है? गोलाकार। तो याद रखना, गोले का सरफेस एरिया हमेशा सबसे कम होता है। चलो, यूनिट नंबर 17, थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं जी? उष्मागतिकी। अभी तक उष्मा क्या थी? स्थिर थी। अब उष्मा क्या करने लग जाएगी? चलने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर देखेंगे उष्मा का। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स होता है, उष्मागतिकी होता है। ठीक है। आपका कुकर, रेफ्रिजरेटर, कार का इंजन सब इसी सिद्धांत पे क्या है? आधारित है, उष्मागतिकी के सिद्धांत पे। ये एसी भी किस में चल रहा है? उष्मागतिकी के ही सिद्धांत से चल रहा है। ठीक है। तो क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? बताओ तो, आज इंट्रोडक्शन बस देखेंगे इसका। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? भौतिक की वह शाखा, ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे सेम चीज को। ठीक है। 11वीं में किस में पढ़ते थे? केमिस्ट्री में। नहीं, 11वीं में फिजिक्स में पढ़ते थे और 12वीं में किस में पढ़ते थे? केमिस्ट्री में पढ़ते थे सेम चीज को। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स, भौतिक की वह शाखा जिसमें उष्मा और कार्य के बीच के संबंध तथा ऊर्जा के परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वह क्या कहलाती है? उष्मागतिकी कहलाती है। किसके किसके बीच संबंध देखोगे? उष्मा, हीट, और वर्क के बीच में क्या देखोगे? रिलेशन देखोगे। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? उष्मागतिकीय बोलेंगे। ठीक है। सरल शब्दों में थर्मोडायनेमिक्स वह विज्ञान है जिसमें पदार्थ की अवस्था, अवस्था यानी कि स्टेट, स्टेट यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, में होने वाले परिवर्तन, उष्मीय परिवर्तन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है। कुछ कुछ इसमें कट गया है, वो कल फिर से चालू करेंगे 17 को एक बार। ठीक है। अब देखो, स्टेट वेरिएबल क्या कहलाता है? स्टेट वेरिएबल क्या कहलाता है? वह राशियां जो किसी तंत्र की अवस्था को परिभाषित करती हैं, मतलब तंत्र किस अवस्था में है अभी वो परिभाषित करेंगी। वह राशियां क्या कहलाती हैं? स्टेट वेरिएबल कहलाती हैं, अवस्था चर कहलाती हैं। क्या क्या आएगा भाई? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। ये चारों अगर पता है आपको तो आप किसी भी तंत्र की क्या परिभाषित कर सकते हो? अवस्था को परिभाषित कर सकते हो। अगर आपको पता चल जाए कि प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, इंटरनल एनर्जी कितना है, तो आप उसकी अवस्था को क्या कर सकते हो? परिभाषित कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? पढ़े हो? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। किसका इक्वेशन है? नहीं यार, गैस से ही रिलेटेड है। क्या है? आदर्श गैस इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। देखो, इसमें P है, V है, T है और इंटरनल एनर्जी इनके द्वारा पता कर सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा? स्टेट इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है। चलो, थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस, अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है। पहला होता है आइसोथर्मल, समतापीय प्रक्रिया। इसमें क्या रहेगा? समतापी प्रक्रिया में तापमान समान रहेगा, इसलिए समतापी प्रक्रिया। दूसरा क्या होता है?
समदाबी प्रक्रिया, इसमें क्या ताप समान रहेगा, दाब समान रहेगा। तीसरा क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रिया, एडियाबेटिक, क्या होता है उसमें, रुद्धोष्म में क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो ऐसे करके 4 प्रक्रियाएं हैं, हम कल इन प्रक्रियाओं को क्या करेंगे, देखेंगे, इसके बारे में पढ़ के आना, ठीक है। देखो साइन कन्वेंशन देख लो, ठीक है। साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री में जस्ट इसका उल्टा होता है, हम इसका ये वाला साइन कन्वेंशन लेंगे। फिजिक्स में क्या करेंगे, देखो ये कोई सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, बॉडी है, ठीक है। अगर इस बॉडी पे, सिस्टम पे आप हीट दे रहे हो, सिस्टम को हीट दे रहे हो, तो क्या कहलाएगा वो, पॉजिटिव। अगर सिस्टम से हीट ले रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव। याद रखना इसको, ठीक है। सिस्टम पे कार्य कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव। सिस्टम से कार्य ले रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। याद रखना, केमिस्ट्री में जस्ट इसका उल्टा करते हैं, अगर सिस्टम कार्य करता है तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं। हमारे यहां ऐसा चलता है फिजिक्स में, क्या, अगर सिस्टम को हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव, सिस्टम कार्य कर रहा है तो क्या, पॉजिटिव, सिस्टम हीट दे रहा है तो क्या, निगेटिव, सिस्टम पे आप काम कर रहे हो तो क्या, निगेटिव। ठीक है, समझ में आया किसको पॉजिटिव लेना है, किसको निगेटिव लेना है। देखो एक कार है, क्या है, कार है, इसमें तेल डाले यानी कि क्यू डाले, ये कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव। कार चल रही है यानी कि सिस्टम काम कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। लेकिन सिस्टम गर्म हो जा रहा है, ऊर्जा नष्ट कर रहा है, कार गर्म हो जा रही है, ये क्या कहलाएगा, निगेटिव। कार रुक गई है, कार को धक्का मार के आप ले जा रहे हो, सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, ये क्या कहलाएगा, निगेटिव। क्लियर, अच्छे से समझ आ गया। कार में पेट्रोल डला रहे हो, कार को क्यू दे रहे हो, क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। कार पेट्रोल से चल रही है, कार काम कर रही है, क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। कार गर्म हो जा रही है बार बार, क्या कहलाएगा, निगेटिव। सिस्टम एनर्जी दे रहा है तो क्या कहलाएगा, निगेटिव। कार पे आप काम कर रहे हो, कार को आप धक्का लेके जा रहे हो, ठीक है, सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, क्या कहलाएगा, निगेटिव। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, ठीक। चलो देखो वर्क का फॉर्मूला कल फिर से देखेंगे सबको, आज एक बार जितना हो सकता है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7 स्लाइड और। वर्क क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देखो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इसका, प्रेशर पढ़े हो क्या, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है ना। दाब क्या होता है भाई, बल बटे क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, प्रेशर, दाब बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसको क्या लिख लिए, फोर्स को P इंटू ए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब बताओ वर्क की परिभाषा क्या होती है, कार्य की परिभाषा बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स, फोर्स यहां निकाले क्या, फोर्स, इस फोर्स को कहां रख दो जी, यहां पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, P इंटू ए इंटू डी एक्स। ये क्या है जी, एरिया, ये क्या है, लेंथ, लेंथ ही हुई ना भाई, दूरी हुआ, विस्थापन हुआ, लेंथ ही हुआ। अब बताओ एरिया और लेंथ का गुना क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। अब देखो इसमें थोड़ा परिवर्तन है तो वॉल्यूम में भी क्या कहलाएगा, परिवर्तन कहलाएगा। तो अब आपका कार्य का फॉर्मूला क्या बन गया है, वर्क इज इक्वल टू पी डी वी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा इसी में चलेगा, वर्क इज इक्वल टू पी डी वी।
कैसे आया, क्लियर हुआ? ठीक है, वर्क इज इक्वल टू पी डीवी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम में परिवर्तन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। किसकी परिभाषा में, थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा में। थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा में कार्य क्या कहलाता है, प्रेशर गुना वॉल्यूम में हुआ परिवर्तन क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। ठीक है, साइकिल स्टोर गए हो क्या, बचपन में साइकिल चलाए होगे, साइकिल चलाते हो तो ऐसा कोई पंप रहता था क्या जिससे हवा डालते थे साइकिल में, याद आ रहा है, ऐसे ऐसे दबा के। तो देखो प्रेशर प्रेशर रहने दो, इसको जब दबाओगे तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, चेंज होगा। तो ये चेंज इन वॉल्यूम, तो कार्य क्या कहलाएगा, वर्क इज इक्वल टू, यहां पे जो गैस का प्रेशर है उसका गुना किससे कर देना, वॉल्यूम में जो परिवर्तन हुआ उससे। P इंटू डी वी इज इक्वल टू W किया गया कार्य, याद रहेगा। ठीक, चलो इंटरनल एनर्जी क्या होती है देख लो, फिर आज क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, किसी तंत्र के अणु या परमाणुओं में मौजूद कुल ऊर्जा जिसे वे अपनी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में धारण करते हैं क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। देखो कोई सिस्टम है, मान लो एक गुब्बारा है, गुब्बारा के अंदर क्या है, गैस है। गैस किससे मिलके बनी हुई है, मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है। इन मॉलिक्यूल्स के बाद पास में दो प्रकार की एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इस गैस के अणुओं के पास में जो कुल ऊर्जा होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहलाएगा इसका, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। तो इंटरनल एनर्जी को दर्शाते हैं किससे, U से। तो U बराबर क्या होता है, U मतलब कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का K, पोटेंशियल एनर्जी का P। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं समझ आ रहा है तो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, किसी तंत्र के अणु या परमाणु में मौजूद कुल ऊर्जा, क्या तंत्र के अंदर जो अणु परमाणु है उसमें उपस्थित कुल ऊर्जा जिसे वे अपनी गतिज और स्थितिज ऊर्जा के रूप में धारण करते हैं क्या कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक, किसी पिंड के अंदर के सभी कण की गतियों और उनके आपसी बलों से संबंधित कुल ऊर्जा को क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई भी गैस है उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी, वही एनर्जी उसकी क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। क्लियर हुआ क्या एकदम अच्छे से? ठीक है, बोलो। ठीक, चलो क्लास आज यहीं खत्म करते हैं। चलो इसको भी देख लो, जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का शून्य नियम। कितने नियम है थर्मोडायनेमिक्स के टोटल, कितने नियम हैं, 4 कि 3? कल पढ़ के आना, होमवर्क है, कितना नियम है थर्मोडायनेमिक्स का। चलो इसको बोलते हैं शून्यवा नियम। क्या बोलते हैं, शून्यवा नियम, जीरोथ लॉ। ये क्या बोलता है, अगर दो पिंड माना कि बी और सी किसमें है, तापीय संतुलन में है। ठीक है, या ऐसे समझ लो, फिर से समझाता हूं, ए और बी किसमें है, तापीय संतुलन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बी और सी तापीय संतुलन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर बी और ए तापीय संतुलन में है, ए और सी तापीय संतुलन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी भी किसमें होंगे, तापीय संतुलन में होंगे। इसका मतलब समझो, सिंपल सा एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, इसका साला है बी, इसका जीजा है कौन, सी। तो
ये जो साला है और ये जीजा है, ये दोनों भी आपस में रिश्तेदार होंगे कि नहीं? होंगे ना। ये दोनों में रिश्ता है जीजा साले का, ये दोनों में रिश्ता है जीजा साले का, तो ये दोनों भी आपस में रिश्तेदार कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? सगा सगा करके बोलेंगे नहीं बोलेंगे एक दूसरे को? बोलेंगे। शादी ब्याह होगा किसके घर में, एक के घर में, तो दोनों जन आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो यही चीज है कि अगर ए और बी तापी संतुलन में है, ए और सी तापी संतुलन में है, तो बी और सी ऑटोमेटिक किस में आ जाएंगे? तापीय संतुलन में आ जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ बोलते हैं। क्लियर हो गया क्या? ठीक है। अगर ए और बी में रिश्तेदारी है, बी और सी में रिश्तेदारी है, तो ए और सी ऑटोमेटिक किस में आ जाएंगे? रिश्तेदारी में आ जाएंगे। ठीक है, चलो आज यहीं खत्म करते हैं ना क्लास।